हाउ टू सॉल्व केस लॉस। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सही तरीका कोई भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का, और उसके साथ साथ आपके साथ में 5 टिप्स शेयर करूंगा जो यूज करके आप इजीली कोई भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जनरली केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्योंकि एकदम बड़ा सा क्वेश्चन होता है 5-6 लाइन का, जिसमें एग्जामिनर अपना बेस्ट ट्राई करता है आपको कंफ्यूज करने का। इतने सारे उसमें पॉइंट्स डाल देगा, इतने सारे उसमें इरेशनल मतलब जो पॉइंट्स की जरूरत नहीं है वो डालेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। और बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि सही तरीका क्या है ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सीएस एग्जाम्स में एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं और फाइनल मतलब प्रोफेशनल में भी होता है। जब मैं खुद एग्जीक्यूटिव में था मेरे को खुद को नहीं पता था कि क्या सही तरीका है केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसके लिए मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स कमिट किए थे सीएस एग्जीक्यूटिव में। बट देन जब मैं प्रोफेशनल में आया, और प्रोफेशनल में क्या होता है कि एक भी क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू मोड में नहीं होता, मतलब टोटल 9 सब्जेक्ट्स है, सभी के सभी डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कोई एमसीक्यू नहीं होता। और 9 में से ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको केस लॉ पूछे जाते हैं। तो आप सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल में, सीएस प्रोफेशनल में आइडेंटिफाई करना कि कैसे आप सही तरीके से केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ सब्जेक्ट में मेरे को एकदम कम मार्क्स आए थे क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन सही तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट देन प्रोफेशनल में मैंने सीएस प्रोफेशनल ऑल इंडिया रैंक 22 के साथ क्लियर किया। मतलब कंपनी लॉ में इतने कम मार्क्स आने से लेके ऑल इंडिया रैंक 22 का कैसे मैंने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया, मतलब क्या क्या गलत कर रहा था मैं केस लॉस में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ट्रस्ट में आप सरप्राइज हो जाओगे कंपनी लॉ के मेरे मार्क्स देख के, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जो ऑल इंडिया रैंकर होता है वो परफेक्ट होता है, मतलब उनको सब कुछ डे वन से ही पता होता है। बट ऐसा नहीं होता है। जो ऑल इंडिया रैंकर होते हैं वो भी मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली मैंने भी कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में जब मैं एग्जीक्यूटिव में था बहुत मिस्टेक्स किए थे, इसकी वजह से कम मार्क्स आए। एग्जैक्टली कितने मार्क्स आए मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। बट जब मैं प्रोफेशनल में आया तब मैंने वो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया कि क्या गलत कर रहा था मैं केस लॉस में। और फिर फाइनली प्रोफेशनल में मैंने 7 सब्जेक्ट्स में 2 ओपन बुक सब्जेक्ट छोड़ के जो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें केस लॉ आते हैं उसमें सही से केस लॉ सॉल्व किए और फाइनली ऑल इंडिया रैंक 22 के साथ सीएस एग्जाम्स क्लियर किया। और आज ये वीडियो में मैं सिर्फ बोल के नहीं बताऊंगा कि कैसे केस लॉ सॉल्व कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम एक केस लॉ सॉल्व करेंगे। और ये केस लॉ सीएस के एग्जाम में ही आया है, कंपनी लॉ के पेपर का ये एक केस लॉ है जो आज हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप प्रैक्टिकली समझ पाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप आंसर शीट में आंसर को कैसे लिखते हो, उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप सोच के देखो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, आपको पूरा आंसर पता है, बट अगर आप उसको सही से लिख नहीं पा रहे हो, सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपका एग्जाम है वो राइटिंग मोड में होता है, मतलब मैटर नहीं करता है कि कितना आपको अच्छे से पता है, आपको वहाँ पे लिख के आना है। जब आप लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे। बाय हार्ट करने का मार्क्स नहीं मिलता है, कंसेप्ट क्लियर होने का मार्क्स नहीं मिलता है, मार्क्स मिलता है आंसर लिखने का। सीएस एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना। और दूसरा होता है केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा केस लॉ कैसे सॉल्व करते हैं। बट जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब डायरेक्ट केस लॉ सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करता हूं जो यूज करके आप इजीली कोई भी केस लॉ सॉल्व कर पाओगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी सिंपल हो, कोई भी टाइप का केस लॉ हो, बेसिकली केस लॉ में भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये 5 टिप्स जो है वो यूज करके आप कोई भी टाइप का केस लॉ इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो सबसे पहला पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब आपको सुनने में ये बहुत बेसिक लगेगा बट ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें एक वर्ड से ही पूरा आंसर चेंज हो सकता है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में एग्जामिनर क्या करता है, एबीसी लिमिटेड आपको देगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के बदले एबीसी लिमिटेड मेंशन करके आपको देगा। और प्राइवेट कंपनी पे जो एप्लीकेबल प्रोविजंस होते हैं वो अलग होते हैं, पब्लिक कंपनी पे अलग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट होते हैं। तो अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि वो एबीसी लिमिटेड है या फिर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप वो आंसर गलत लिख के आओगे। और जनरली हम एकदम रश में क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर लिखने के लिए, बट आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो समझने के लिए कि आपको एग्जैक्टली क्या पूछा है। अगर आप सही से समझ पाओगे कि क्या पूछा है एग्जैक्टली, तब जाके आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पैनिक मोड में रहते हैं। जब 3 घंटे ही होते हैं तो वो फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका आंसर लिखने के लिए, ना कि उसको पहले समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या पूछा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्योंकि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक वर्ड से ही आपका आंसर चेंज हो सकता है। इसके लिए ध्यान से रीड करो पहले पूरा क्वेश्चन।
अब सेकंड पॉइंट है फॉर्मेट ऑफ द आंसर। अब जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको आप दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, एक डायरेक्ट आंसर जैसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, और एक दूसरा फॉर्मेट होता है जो आपने बहुत बार लॉ एग्जाम्स में फॉलो किया होगा या फिर CS एग्जाम में भी हो सकता है फॉलो किया हो, जिसमें हम पहले लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस, बाद में हम लिखते हैं प्रोविजन इन्वॉल्व, फिर हम मेन आंसर लिखते हैं और फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि कौन से फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो दोनों फॉर्मेट अपने जगह पे सही है, बट बहुत सारे लोग सेकंड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज उनको पेज भरना होता है, 1.5 पेज उनको 2 पेज उनको भरना होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े हेडिंग डालते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस, उसमें वही कॉपी पेस्ट करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है, फिर लिखेंगे प्रोविजन इन्वॉल्व, फिर सेक्शन लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिख के फिर कंक्लूजन। तो ऐसे हेडिंग वो डालते हैं जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आंसर, बट ये आपको नहीं करना है। दोनों फॉर्मेट अपने जगह पे सही है, जो भी आपको सही लगे वो फॉलो करो, बट पेज भरने के लिए कोई फॉर्मेट को फॉलो मत करो। अब मैं पर्सनली कौन से फॉर्मेट में आंसर लिखता था वो मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में, जब हम प्रैक्टिकली एक केस लॉ सॉल्व करेंगे तब। बट जरूरी नहीं है कि आप उसको एज इट इज फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरे फॉर्मेट में आप ज़्यादा अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है वो है मेंशन सेक्शन नंबर। तो जो भी सेक्शन है, मतलब जो भी प्रोविजन आपको पूछा गया उसके रिलेवेंट जो भी सेक्शन है वो आपको मेंशन करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप सेक्शन नंबर मेंशन करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर एग्जामिनर के पास 100 आंसर शीट है जो वो चेक करेगा तो उसमें से हार्डली 20-30 स्टूडेंट्स ने सेक्शन नंबर कोट किया होगा। तो अगर आप कोट करोगे तो आपको ईजिली ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं समझता हूँ बहुत स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे सेक्शन याद रखना, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हर सेक्शन नंबर याद नहीं रख पाते, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने भी खुद ने हर एक सेक्शन नहीं पढ़ा था। बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, जो पहले कभी पूछा नहीं है, या फिर अनएक्सपेक्टेड थे जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये सेक्शन नंबर ऐसा पूछ लेगा एग्जामिनर। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप टेक्निकली आप एक ट्रिक यूज करो, आप स्टार्टिंग में लिख दो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर आप लिख दो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये थोड़ा अच्छा लीगल लैंग्वेज लगेगा और आपका अच्छा थोड़ा आंसर प्रेजेंटेबल मैनर में लगेगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि मेंशन रेलेवेंट केस लॉस वेरेवर एप्लीकेबल। तो बहुत जगह पे आपको रेफरेंस के लिए केस लॉ दिए होते हैं मॉड्यूल में, तो वो आपको वहाँ पे रेफर करना है। इसका भी सिंपल लॉजिक है कि हर कोई याद नहीं रख पाता, हर कोई मेंशन नहीं करता, तो अगर आप मेंशन करोगे तो बेनिफिट होगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हर कोई केस लॉ हम याद नहीं रख सकते, इतने सारे केसेस का नाम हम याद नहीं रख सकते। ऐसे केस में जहाँ पे आपको हर एक केस लॉ का नाम याद नहीं रह पा रहा है, आप एक जनरल स्टेटमेंट दे दो, इन वेरियस केसेस NCLT हैज हेल्ड दैट, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा ही आप सिंपल स्टेटमेंट दे दो, जनरल स्टेटमेंट की NCLT या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो भी अथॉरिटी है, जो भी जुडिशियल अथॉरिटी है, इन वेरियस केसेस NCLT हैज हेल्ड दैट, और फिर आप उसको आपका जो भी आपका जजमेंट है, जो भी कंक्लूजन है, जो भी आंसर है वो आप मेंशन कर दो। अब जो फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी केस लॉ बेस्ड आंसर है उसमें आपको क्या करना है, एंड में एकदम क्लियर कंक्लूजन देना है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर पूरा आंसर सही लिखते हैं बट एंड में कंक्लूजन ही नहीं है। केस लॉ का सबसे मेन पॉइंट है कि कंक्लूजन क्या है, मतलब आपको जो केस दिया होगा ABC लिमिटेड वर्सेस XYZ लिमिटेड, और कुछ आपको उसमें स्टोरी दिया होगा, फिर आपको पूछेंगे ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं कि नहीं वो आपको कंक्लूजन में सिंपल लैंग्वेज में 2-3 लाइन में बताना है। वो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको एक केस लॉ सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है वो CS एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ पेपर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, ICSI ने पूछा है ये क्वेश्चन। इसमें बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन क्या है कि आप एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो कि नहीं। मतलब सपोज कोई भी कंपनी है, उसको 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो वो सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू दोनों डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। और बाद में ये भी पूछा है कि यही केस अगर प्राइवेट कंपनी का होता तो प्राइवेट कंपनी में आप सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो कि नहीं। तो यही मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार पब्लिक कंपनी पे जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो प्राइवेट कंपनी पे एग्जाम्प्ट होता है या फिर स्मॉल कंपनी पे एग्जाम्प्ट होता है। तो इसकी वजह से अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप जनरल आंसर लिख के आ जाओगे, मतलब जो प्राइवेट कंपनी वाला आंसर है वो आप लिखोगे ही नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। अब वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो ये वीडियो को पॉज करो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या है, कि एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं। इसका आंसर ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में आगे, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो उसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी केस लॉ का जो भी आंसर होगा उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें आपको बताना है कि ये आंसर कौन से सेक्शन से, कौन से रूल से या कौन से रेगुलेशन से आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में वही सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 162 की सेक्शन 162 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर शैल बी वोटेड इंडिविजुअली। मतलब एक रेजोल्यूशन से एक डायरेक्टर को ही आप अपॉइंट कर सकते हो। अब सेकंड पॉइंट में हम लॉ के रिक्वायरमेंट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब फर्स्ट पॉइंट में तो हमने वो रिप्रोड्यूस किया है जो लॉ बोलता है, बट लॉ क्या बोलता है उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको सेकंड पॉइंट में बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पॉइंट में मैंने वही किया है जो सेक्शन 162 बोलता है, उसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है 2-3 लाइन में।
अब थर्ड पॉइंट में हम ये सेक्शन के प्रोविजन को कनेक्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन के साथ और एक आंसर लिखेंगे। बेसिकली ये मेन आंसर का बॉडी है जो थर्ड पॉइंट है वो। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पॉइंट में मैंने वही बताया कि हमारे केस में जो स्टार लिमिटेड है, जो कंपनी का नाम इन्होंने दिया है, वो एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहता है, बट सेक्शन 162 ये अलाउ नहीं करता है, एंड हेंस हम ये नहीं कर सकते। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब फोर्थ पॉइंट में मैं एक ऑल्टरनेट वे बताऊंगा एग्जामिनर को जो यूज़ करके ये स्टार लिमिटेड जो कंपनी है वो एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो अगर आपने सेक्शन 162 को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर ऐसा कुछ कंपनी को करना है, मतलब एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो पहले ये चीज़ करने के लिए एक अलग रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब पहले एक अलग रेजोल्यूशन पास करो जिसमें अप्रूवल लो मेंबर्स का, 100% ऑफ द मेंबर्स का, कि हम एक रेजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। वो 100% ऑफ द मेंबर्स एक बार अप्रूव कर देंगे, उसके बाद आप ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करो 2 डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। तो बेसिकली 2 रेजोल्यूशन हो जाएंगे। पहला रेजोल्यूशन अप्रूवल के लिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 1 डायरेक्टर थ्रू 1 रेजोल्यूशन, और सेकंड रेजोल्यूशन मेन रेजोल्यूशन जिसके थ्रू डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक रेजोल्यूशन से एक डायरेक्टर ही अपॉइंट हो सकता है। बट अगर कंपनी चाहता है कि एक रेजोल्यूशन से मोर देन 1 डायरेक्टर को अपॉइंट करे तो पहले उसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, 100% ऑफ द शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन। फिर ही वो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकता है जिसके थ्रू वो एक रेजोल्यूशन से मोर देन 1 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है। अब हमने मेन क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया, बट अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा इसमें और एक सब क्वेश्चन है कि अगर यही प्राइवेट कंपनी होता तो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो अब फिफ्थ पॉइंट में हम इसी का आंसर देंगे कि अगर ये केस प्राइवेट कंपनी का होता तो हम एक रेजोल्यूशन के थ्रू 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सेक्शन 162 अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनी ये कर सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास ये एग्जेम्पशन है। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो एक रेजोल्यूशन के थ्रू 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब फिफ्थ पॉइंट में वही बताया है यहाँ पे। अब आंसर के फाइनल और सिक्स्थ पॉइंट में हम एक क्लियर कट कंक्लूजन दे देंगे, मतलब जो पूरा क्वेश्चन था उसका एक क्लियर कट कंक्लूजन कि स्टार लिमिटेड कर सकता है कि नहीं, अगर प्राइवेट कंपनी होता तो वो कर सकता है कि नहीं। तो वो कंक्लूजन आप देख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 6 में। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे रेडी है और यही फॉर्मेट यूज़ करके सीएस प्रोफेशनल के जितने भी सब्जेक्ट में केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व किए थे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी लॉ में मुझे कितने मार्क्स आए थे। तो सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ में मेरे को एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए थे। मतलब 1 मार्क भी इधर का उधर हो जाता तो अटेम्प्ट लग जाता। मतलब आप सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 मार्क कम हो जाता तो अटेम्प्ट लग जाता, और जो चीज़ है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना वो पॉसिबल नहीं होता। बट मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि एग्जैक्ट 40 क्यों आए, मतलब मेरे को प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक लाना था। तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि कंपनी लॉ जो कोर है कंपनी सेक्रेटरी का, उसमें इतने कम मार्क्स क्यों आए, क्या गलत किया। फिर मैंने यही सारी चीज़ आइडेंटिफाई की, यही सारे टिप्स फॉलो किए जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आप कोई भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।